नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। और आज के करंट अफेयर के टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, तो एक बार को आप इनको पढ़ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं फॉर द न्यू सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022। ए सिटी ब्यूटी कंपटीशन होगा ये, जो इनिशिएटिव है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। इसका एक सिंपल मोटिव ये रहेगा कि हम एनकरेज करें जितने भी सिटीज़ हैं इनको, कि भाई ये खुद के अंदर क्या है ना, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लेके आए। ठीक है, जिससे है ना सिटीज़ को ब्यूटीफुल बनाया जाए, इनोवेटिव बनाया जाए और पब्लिक स्पेसिस को इंक्लूसिव रखा जाए। What is the city financing ranking 2022? All the participating city will be evaluated on the 15 indicator across three key municipal finance assessment parameters. तो यहाँ पे 15 इंडिकेटर्स होंगे जिनके बेस्ड पे, ठीक है, जिनके बेस पे इनको रैंकिंग किया जाएगा। और वो कौन से तीन की म्यूनिसिपल फाइनेंस असेसमेंट पैरामीटर्स पे डिफाइन होंगे। पहला तो रिसोर्स की मोबिलाइजेशन कैसी होती है, वहाँ का जो एक्सपेंडिचर है उसको कैसा परफॉर्म करता है। फिर वहाँ की जो फिजिकल गवर्नेंस है वो कैसी चलती है। द सिटीज़ विल बी रैंक्ड एट द नेशनल लेवल बेस्ड ऑन देयर स्कोर अंडर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फोर पॉपुलेशन कैटेगरी। तो सिटीज़ को उनकी पॉपुलेशन की कैटेगरी के बेस पे बांट दिया गया है। एक तो वो जिनकी पॉपुलेशन 4 मिलियन से ज़्यादा है, यानी कि 40 लाख से ज़्यादा है। फिर वो जिनकी 1 से 4 मिलियन के बीच में है, यानी कि 10 लाख से 40 लाख के बीच। फिर 1 लाख से 10 लाख के बीच। और फिर वो सिटीज़ है जिनकी पॉपुलेशन है 1 लाख से कम हो। लेकिन जो ये ऊपर की जो रेड में मैंने मेंशन की हुई है, जिनकी 10 लाख से लेके 1 लाख से लेके 40 लाख तक है, इन टॉप की 3 कैटेगरीज़ को, ठीक है, रिकॉग्नाइज़ और रिवार्ड कौन करेगा? एट नेशनल लेवल पे भी इनको अवार्ड मिलेगा। साथ ही साथ जो हर एक स्टेट है और स्टेट का क्लस्टर है, वो भी इनको रिवार्ड करेगा। और जो लास्ट की 1 लाख वाली रहती है, 1 लाख से कम वाली रहती है, उसको रिवार्ड दिया जाएगा स्टेट लेवल के ऊपर। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट विल हेल्प आइडेंटिफाई एरिया इन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द सिटी वेयर दे कैन मेक फर्दर इम्प्रूवमेंट्स। कि भाई जब ये आपस में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे तो वहाँ पे इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी आंकी जाएगी। ठीक है, कि कौन कितना भाई अपना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। अगर वहाँ पे कोई भी कमी होगी तो ये सिटीज़ अपने आप में उसके लेके क्या करेंगे, सुधार करेंगे। और ऊपर से एक ये भी होगा कि जितने भी स्टेट ऑफिशियल्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगा, वो खुद को मोटिवेट कर पाएंगे म्यूनिसिपल फाइनेंस रिफॉर्म करने के लिए अपने आप में। जिससे सिटीज़ है ना, वहाँ पे बेटर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज और गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सके। एट स्टेट एंड नेशनल लेवल द रैंकिंग विल बी हाईलाइट द आउटकम्स अचीव्ड बाय द म्यूनिसिपैलिटीज एंड प्रोवाइड क्रिटिकल इंसाइट टू द की पॉलिसी मेकर्स into the state finance of the urban local bodies। तो जो भी आउटकम्स होगा इन सभी सिटीज़ का, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको अपने जो स्टेट फाइनेंस के अंदर क्या क्या चेंज करने चाहिए रिलेटेड टू अर्बन लोकल बॉडीज़, तो उनको भी बेहतर रूप से किया जा सकेगा। बात करते हैं इंडियन लॉ ऑन मैरिटल रेप। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, देखो 185 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, जिसमें से 77 के अंदर क्या है ना, 77 के अंदर ये क्लियरली क्रिमिनलाइज है मैरिटल रेप। ठीक है, जो मैरिटल रेप है उसको क्रिमिनलाइज किया हुआ है। लेकिन 34 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इसको डीक्रिमिनलाइज कर रखा है, जिन्होंने, जहाँ पे मैरिटल रेप एक क्रिमिनल के रूप में नहीं देखा जाता है। ठीक है, और जिसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया भी उन 34 कंट्रीज़ के अंदर शामिल है जहाँ पे मैरिटल रेप को डीक्रिमिनलाइज किया हुआ है। व्हाट इज़ इंडियन लॉ ऑन मैरिटल रेप? सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी, जहाँ पे डिफाइन करते हैं दैट एक्ट कंस्टिट्यूट रेप बाय अ मैन। अगर किसी महिला का रेप होता है तो वहाँ पे चार्ज क्या कौन से लगते हैं, आईपीसी का सेक्शन 375। द प्रोविजन हाउएवर ले डाउन टू एक्सेप्शंस हैव एज वेल। तो इस जो ये सेक्शन है, सेक्शन 375, इसके अंदर दो क्या है ना, एक्सेप्शन भी है। पहला तो कि भाई जो इनको डीक्रिमिनलाइज करता है मैरिटल रेप को, तो इसके अंदर मेंशन है जो मेडिकल प्रोसीजर होते हैं या इंटरवेंशन होती है, उसको रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। सेकंड जो एक्सेप्शन है से अंडर सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी, दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ।
एंड इफ द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज़ नॉट अ रेप। कि भाई जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मैन का अपनी बीवी के साथ में, तो अगर उस की वाइफ की उम्र, ठीक है, अंडर 15 ईयर एज है, तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर 15 साल से उसकी उम्र ज़्यादा है तो उसको रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। अब बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की 2005 की। इट हिंट्स एट द मैरिटल रेप बाय एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज इन लिविंग और मैरिटल मैरिज रिलेशनशिप। हाउएवर इट ओनली प्रोवाइड फॉर सिविल रेमेडीज़। कि भाई जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, अगर वहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ हो रही है, चाहे आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो या फिर मैरिज रिलेशनशिप के अंदर रह रहे हो, तो वहाँ पे है ना उसको एक रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। बस वहाँ पे क्या है ना, छोटे मोटे क्रिमिनल चार्जेस लगा के और उस केस को रफा दफा कर देते हैं। ठीक है, देर इज़ नो वे फॉर मैरिटल रेप विक्टिम्स इन इंडिया टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट देयर प्रिपेटर्स। कि भाई जिनके खिलाफ़ ये केस करना होता है, जो भी आदमी है या फिर लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जो भी बॉयफ्रेंड, अगर उनके ऊपर ऐसे केस लगाए जाए तो वो कहीं से भी मैरिटल रेप की कैटेगरी में नहीं रखे जाते। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ मैरिटल रेप इन इंडिया। तो जुडिशरी के हिसाब से देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट एक आर्ग्यूमेंट सुन रहा था, हियरिंग चल रही थी सिंस 2015 से। ठीक है, जनवरी 2022 के अंदर टू जजेज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट started to hear petition filed by the individual and civil society organization challenging the exemption। तो एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कुछ लोगों के द्वारा प्ली डाली गई थी, ठीक है, पिटीशन डाली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि भाई जो ये है ना मैरिटल रेप को आपने रेप की कैटेगरी से बाहर रखा हुआ है। तो इसको उन्होंने चैलेंज किया था और इसी चीज़ को दिल्ली हाई कोर्ट हियरिंग कर रहा था। बाई मई 2022 तक जो जजेस इसको सुन रहे थे, दो जज जो इसको सुन रहे थे, उन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग वर्डिक्ट्स आई, इसके अंदर स्प्लिट वर्डिक्ट्स आई। एक जज तो थे फेवर में कि भाई मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाए, ठीक है, एज इट्स वोयलेट वुमेन्स राइट टू कंसेंट। कि भाई इसमें जो औरत का जो अधिकार है, ठीक है, उसकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई जाता है तो वो उसको वोयलेट करता है। लेकिन जो दूसरे जज हैं वो कह रहे थे कि ये देखो, अगर आपने मैरिज की है, ठीक है, मैरिज नेसेसरीली इम्प्लाइड कंसेंट। कि भाई अगर आपने शादी कर ली तो सीधी सी बात है आपको ऑटोमेटिकली उसका कंसेंट मिल गया। तो दूसरे जज का कहना ये था। इसी वजह से यहाँ पे दोनों जजेस की जो वर्डिक्ट थी अलग अलग थी, तो यहाँ पे कोई फैसला बन नहीं पाया। उसके बाद इस केस को कहाँ पे पहुँचा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 के अंदर एक रूलिंग दी थी कि भाई ये वुमेंस का राइट है कि वो सेफ अबॉर्शन करवा सके, चाहे उसकी शादी हो रखी हो या ना हो रखी हो। ठीक है, और ये सेफ अबॉर्शन अंडर एमटीपी एक्ट के थ्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी लोगों का कहना था कि भाई अगर किसी के साथ बिना उसके कंसेंट के, ठीक है, फिजिकल रिलेशन बनाए गए हों, तो वो उसको रेप की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जाए। ठीक है, चाहे उस बंदे की अगर उस लड़की की अगर शादी हो रखी है, तो अगर वो फिर भी अपना अबॉर्शन करवा रही है तो उसको मैरिटल रेप की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। तो ये लोगों के कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे। अब बात करते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की। द नीड टू रिमूव द मैरिटल रेप एक्सेप्शन वॉज रिजेक्टेड बाई द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन 2000 while considering several proposals to reform India's law on sexual violence। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया थी, इन्होंने जो ये मतलब मैरिटल रेप को एक्सेप्शन की कैटेगरी से हटाने से मना कर दिया था सन 2000 के अंदर ही। ठीक है, उन्होंने ये कंसीडर करने से भी मना कर दिया कि भाई हम इसको बाहर निकालेंगे। मतलब उनका कहना यही था कि इंडिया के अंदर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। फिर बात करते जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी की। इनको टास्क दिया गया था कि भाई इंडिया के जितने भी रेप लॉज हैं उनके अंदर आप अमेंडमेंट्स लेके आओ, प्रपोज करो कि क्या क्या सुधार हमको करने चाहिए। तो जो ये कमेटी है, जे एस वर्मा कमेटी, इन्होंने भी ये प्रपोजल दिया था कि आप इंडिया के अंदर जो मैरिटल रेप है उसको क्या करो, क्रिमिनलाइज करो। ठीक है, कि भाई इसको क्रिमिनलाइज किया जाए। लेकिन इनके सजेशन को भी नहीं माना गया। बाकी जो दूसरे इन्होंने अमेंडमेंट्स
प्रपोज की थी उनको मान लिया गया, लेकिन जो ये मैरिटल रेप वाली थी इसको नकार दिया गया। पार्लियामेंट की बात करते हैं, पार्लियामेंट में भी इस इशू को उठाया गया, ठीक है। अपॉन बीइंग क्वेश्चन इन पार्लियामेंट सेशन इन 2015, द आइडिया ऑफ क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप वॉज डिसमिस, कि भाई जिसने ये आवाज़ उठाई थी ना, उसके इस आइडिया को ही डिसमिस कर दिया गया, विद द व्यू दैट मैरिटल रेप कैन नॉट बी अप्लाइड इन द कंट्री सिंस द मैरिज वॉज ट्रीटेड एज ए सेक्रामेंट एंड सेक्रेड इन इंडियन सोसाइटी, कि भाई इंडियन सोसाइटी के अंदर है ना शादी को एक पवित्र बंधन के रूप में माना जाता है। इस वजह से जो मैरिटल रेप है उसको मतलब हम क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। देखो प्रॉब्लम ये है ना, सबसे बड़ी इंडियन पार्लियामेंट्री है वो है मैन डोमिनेंट, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादातर पुरुष हैं जो उसको चलाते हैं, तो वहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनके राइट्स का हमेशा से हनन होता आ रहा है, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट है वहाँ पे जो वुमेन्स का नंबर है वो काफ़ी कम है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के स्टैंड की। द सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियली डिफेंडेड द रेप एक्सेप्शन एंड लेटर चेंज इट्स स्टैंड, टोल्ड द कोर्ट दैट इट वॉज रिव्यूइंग द लॉ एंड वाइडर डेलिब्रेशन आर रिक्वायर्ड ऑन द इशू। तो यहाँ पे क्या है ना, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया कि भाई आप बताइए आपने क्या क्या चेंज इसके अंदर करने का सोचा है, ठीक है, आप क्या कदम उठा रहे हो रिलेटेड टू मैरिटल रेप। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था, पहले तो वो मना कर रहे थे साफ साफ कि ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में उन्होंने अपना जो स्टैंड था वो चेंज किया, जैसे कोर्ट ने उसमें इन्वॉल्वमेंट ली अपनी और कहा कि इसके अंदर है ना हमको काफ़ी सोच समझ के इस इशू के ऊपर क्या है ना चेंजेस करने पड़ेंगे। वहीं अगर दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने भी आर्ग्यू किया फेवर में कि जो मैरिटल रेप एक्सेप्शन है ना इसको एक्सेप्शन ही रहना चाहिए, ठीक है, इंडिया में इसको क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने क्या तर्क दिया कि भाई इसका है ना मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है, औरतों के द्वारा जो भी वाइफ्स हैं उनके द्वारा इसका मिसयूज़ हो सकता है और वो किसी भी इंसान मतलब अपने घर वाले को इसके खिलाफ में ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। जैसे कि डोवरी का था, डोवरी के जो लॉ हैं उनका काफ़ी गलत इस्तेमाल होता आ रहा है स्टार्टिंग से ही, तो इस वजह से इसको भी उनका कहना है कि क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक्चुअल में रेप ना भी होगा तो उसका गलत फ़ायदा उठा के एलिगेशंस लगाए जाएंगे। व्हाट आर द इश्यूज विद मैरिटल रेप एक्सेप्शन? पहला तो अगेंस्ट द बेसिक राइट ऑफ वुमेन, कि भाई अगर आप है ना वुमेन के फंडामेंटल राइट को यहाँ पे हनन कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो, ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो राइट का वायलेशन हो रहा है वो हो रहा है आर्टिकल 21 का, ठीक है, जो है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इट आल्सो डिनाइज द एजेंसी और देयर ओन बॉडीज टू वुमेन। तो यहाँ पे क्या है ना, एक औरत के खुद की जो बॉडी का जो राइट है उसका भी वायलेशन हो रहा है, मतलब उसका अपना खुद की मर्जी उसके ऊपर नहीं है, ठीक है, उसका खुद का कंसेंट नहीं है इसके अंदर। फिर बात करते हैं dismal state of judiciary system. Some of the reason of the low rate of prosecution in the case of marital rape in India include, पहला तो ये है कि भाई जो मैरिटल रेप हैं उनके अंदर है ना, उसके अंदर क्या है ना, लोगों को ज़्यादातर प्रोसिक्यूट नहीं किया जा पा रहा। उसका रीज़न क्या है? पहला तो कि ऐसे क्राइम्स है ना काफ़ी कम मात्रा में रिपोर्ट होते हैं, कि बहुत कम लोग होते हैं जो इसकी क्या करते हैं, कंप्लेंट करते हैं, बिकॉज लो लीगल अवेयरनेस अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है उनके अधिकार क्या हैं। फिर दूसरा जो एनसीआरबी की जो डेटा है उसको क्या करना, कलेक्शन करने में काफ़ी इनएक्यूरेसी सामने आई है। फिर तीसरा क्या है ना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कि भाई कोर्ट जाने से पहले ही लोग आपस में बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं कि भाई ठीक है गलती हो गई, या फिर कुछ मॉनिटरी हेल्प प्रोवाइड कर दी जाती है। इस तरह से है ना पूरा मामला रफा दफा कर दिया जाता है, क्योंकि वो क्या है ना जो लेंथी प्रोसेस है जस्टिस की, और वहाँ पे कुछ इतने प्रूफ्स भी नहीं होते, इस वजह से ये पूरे केस को ही बाहरी सेटलमेंट कर लिया जाता है इसका। हाउ डिड द एक्सेप्शन ऑन मैरिटल रेप फाइंड इट्स वे इनटू आईपीसी? आईपीसी के अंदर जो मैरिटल रेप है उसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में क्यों डाल दिया गया, क्यों उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, कब किया गया, ये मतलब इंडिया के अंदर कब ऐसा हो पाया था? तो आपको पता होगा आईपीसी को इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। जब अंग्रेज़ भारत में राज करते थे उस टाइम पे आईपीसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया था इंडिया में सन 1860 के अंदर, ठीक है।
अंडर द फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस रूल, जो पहला वर्जन था वहाँ पे मैरिटल रेप एक्सेप्शन को एप्लीकेबल किया गया था ओवर 10 ईयर्स ऑफ द एज। अगर लड़की की उम्र 10 या 10 साल से कम है, अगर उसके कंसेंट के खिलाफ उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया गया, तो वो फिर कैटेगरी कौन सी में आएगा, मैरिटल रेप में, और फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन उसको बाद में 15 साल की उम्र कर दिया गया 1940 से, जो कि फ़िलहाल भी अभी भी वो 15 साल ही है, उसके अंदर कुछ ज़्यादा बदलाव इन्होंने किया ही नहीं। ठीक है, इतने पुराने रूल्स हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और लेकिन ये जो है ना आईपीसी अभी भी कॉलोनियल एरा का ही यहाँ पे चल रहा है। 1847 ड्राफ्ट ऑफ लॉर्ड मैक्यूले इन जनवरी 2022, it was argued by amicus curiae, the friend of the court, that IPC is based on 1847 ड्राफ्ट ऑफ लॉर्ड मैक्यूले। कि भाई जो ये जो ड्राफ्ट है, ठीक है, आईपीसी का, ये किसके ऊपर बेस्ड है, 1847 का जो ड्राफ्ट आया था लॉर्ड मैक्यूले का, उसके ऊपर बेस्ड है, जो कि पहले चेयरमैन थे फर्स्ट लॉ कमीशन के, है ना, जो कि एस्टेब्लिश हुई थी कॉलोनियल एरा इंडिया के अंदर। द एक्सेप्शन इन द ड्राफ्ट डिक्रिमिनलाइज मैरिटल रेप विदाउट एनी लीगल एज। The provision is an old age idea that implies consent by the married woman and protect the conjugal rights of the husband. द आइडिया टू इम्प्लाइड कंसेंट कम्स फ्रॉम द डॉक्ट्राइन ऑफ हेल। जो ये कंसेंट का जो आइडिया आया था, ये आया था डॉक्ट्राइन ऑफ हेल, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, मैथ्यू हेल के द्वारा, जो उस टाइम के ब्रिटिश चीफ जज थे 1736 के अंदर। यहाँ पे क्या कहा गया था कि भाई हस्बैंड को गिल्टी करार नहीं दिया जा सकता रेप का, सिंस देयर म्यूचुअल मैट्रिमोनियल कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट दैट वाइफ हैज़ गिवन हरसेल्फ इन दिस काइंड ऑफ टू द हस्बैंड। कि भाई जब इन्होंने शादी की उस टाइम पे ही वुमेन ने क्या ना अपना जो कंसेंट है वो अपने हस्बैंड को दे दिया होता है, तो उसके बाद में वो चाहे कुछ भी करे उसको रेप की कैटेगरी में आप नहीं रख सकते। ऐसा कहना है डॉक्ट्राइन ऑफ हेल का। अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कन्वर्चर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ कन्वर्चर, ए वुमेन हैज़ नो इंडिविजुअल लीगल आइडेंटिटी आफ्टर द मैरिज। ये तो और भी बदतर मेरे को लग रहा है। यहाँ पे ये क्या कहता है कि एक औरत की कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं होती, लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, जैसे ही उसकी शादी खत्म हो जाती है। मतलब कि इनके हिसाब से देखें तो उनके पास कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, उनकी शादी होगी तो उनके सारे अधिकार खत्म हो गए। Notably, the doctrine of conversion found a mention during the hearing when the Supreme Court of India struck down the adultery as a criminal offence in 2018। कि भाई डॉक्ट्राइन ऑफ कन्वर्चर का हवाला देते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो अडल्ट्री है उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस से की कैटेगरी से हटा दिया था 2018 के अंदर। इट वाज हेल्ड दैट सेक्शन 497 दैट क्लासिफाइड अडल्ट्री एज अ क्राइम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ कन्वर्चर। कि भाई जो ये अडल्ट्री है जो अंडर सेक्शन 497 है, इसको क्रिमिनल पहले क्राइम की कैटेगरी में रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि ये बेस्ड था डॉक्ट्राइन ऑफ कन्वर्चर। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या कहता है, डॉक्ट्राइन ऑफ कन्वर्चर है ना, बकवास है, बेफालतू है। दैट दिस डॉक्ट्राइन आल्दो नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन hold that a woman loses her identity and legal rights with marriage is violative of her fundamental rights। हाउ इज़ मैरिटल रेप ट्रीटेड अराउंड द वर्ल्ड? अगर अराउंड द वर्ल्ड की बात करें तो इसको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, किया जाता है। द यूनाइटेड नेशन हैज़ आर्ग्यूड कंट्रीज टू एंड मैरिटल रेप बाई क्लोजिंग लीगल लूप होल्स। तो यूनाइटेड नेशन क्या कहता है कि जो मैरिटल रेप है ना, इसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए और इसके अंदर जो जो भी लूप होल्स हैं उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि द होम इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर वुमेन। कि जो औरत का खुद का घर है ना वो सबसे डेंजरस प्लेस है उसके लिए। ऐसा किसका मानना है? यूनाइटेड नेशन का। क्योंकि सबसे ज़्यादा अत्याचार उसके ऊपर उसी घर में होते हैं। बात भी सही है एक तरह से। कंट्रीज दैट क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप। यूनाइटेड स्टेट ने 1993 के अंदर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया था अपनी 50 स्टेट्स के अंदर। लेकिन जो बाकी की स्टेट है वहाँ पे देखो रूल्स अपने अलग अलग रहते हैं। हमारे इंडिया की तरह वहाँ पे ये नहीं कि पूरे कंट्री का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक स्टेट के अपने वहाँ पे रूल्स हैं। अब यूनाइटेड किंगडम ने भी इसको क्रिमिनलाइज कर दिया था, और इवन वहाँ पे अगर आप गिल्टी पाए जाते हो तो आपको उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे भी इलीगल करार दे दिया गया था इसको 1993 के अंदर। कनाडा के अंदर भी इसको पनिशेबल क्राइम के अंदर आता है। कंट्रीज दैट डिक्रिमिनलाइज मैरिटल रेप,
ये वो देश हैं जहाँ पे अगर मैरिटल रेप को एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में नहीं देखा जाता। तो वहाँ पे घाना, इंडिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे आप देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे बुरा लग रहा है इंडिया को देखते हुए। इंडोनेशिया, जॉर्डन, लेसोथो, नाइजीरिया, ओमान, श्रीलंका, तंजानिया, ये सब वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आफ्टर मैरिज अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करते हो तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में नहीं देखा जाता। अब बात करते हैं स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन के बारे में। एज अ पार्ट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, आपको पता होगा इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी फ़िलहाल मिली हुई है। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका क्या नाम स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन, ठीक है। और साथ ही साथ एक G20 डिजिटल इनोवेशन अलाइंस यानी G20 DIA, ये इन्होंने लॉन्च किया है। तो स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन तो सीधी सी बात है, आज के दिन है ना बच्चे, बूढ़े और जवान, ठीक है, सारे के सारे ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आ चुके हैं। मतलब सब इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। और ऊपर से है ना जितने भी लोग इंटरनेट पे आएंगे तो खतरा बढ़ जाता है फिर साइबर क्राइम का। लोग धांधलेबाजियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं, फ्रॉड करना स्टार्ट कर देते हैं ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड्स को डंप कर देते हैं। तो इस इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। बेसिकली इंडियाज़ ग्लोबल एफर्ट टू एड्रेस द नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। कब लॉन्च हुआ? 28 दिसंबर को 4 से 5 बजे के अराउंड में। और इस कैंपेन के अंदर जो लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी भाई, फ़ोटोज़ के द्वारा, कार्टून स्टोरीज़ के द्वारा, पजल शॉर्ट वीडियोज़ के द्वारा, ठीक है। और ये कैंपेन है ना इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज के अंदर भी लोगों को दिखाया जाएगा ताकि जो लोग हैं ना इसको अच्छे से समझ सकें। अब बात करते हैं G20 की DIA के बारे में, ठीक है, डिजिटल इनोवेशन अलायंस के बारे में। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इंडिया क्या कहता है, इसका एम क्या है कि भाई है ना हमको ऐसी इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए जो कि ह्यूमैनिटी के लिए इन फ्यूचर हमको काफ़ी हेल्पफुल प्रोवाइड करें। और वो कौन सी सेक्टर्स के अंदर होनी चाहिए, पहली तो जैसे एग्री टेक हो गया, हेल्थ टेक हो गया, एड टेक, फिनटेक, सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी। अगर इन सेक्टर्स के अंदर कोई भी कंपनी, स्टार्टअप या फिर कोई भी इंसान है ना G20 नेशन से हो या फिर G20 नेशंस के द्वारा जो इनवाइटेड कंट्री है वहाँ से स्टार्टअप्स हों, तो उन सबको अपनाना चाहिए और उसी से है ना हम आगे का फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं मागदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा था? भूटान के अंदर, और इंडिया ने इसको असिस्ट किया है इसको कंप्लीट करने में। ये 720 मेगावाट का मागदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जिसको कंसीव किया गया था 2010 के अंदर। इसको हैंड ओवर कर दिया गया टू ड्रूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन भूटान को। With this project, the two successful completed 4 मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, कि भाई इंडिया और ये जो DGPC दोनों ने मिलके 4 मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को और को भी कंप्लीट कर रखा है, जिसमें से 3 कौन से हैं? 600 मेगावाट का तो खोलोंगचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि खोलोंगचू रिवर के ऊपर है। फिर 1200 मेगावाट का पुनात सांगू चो 1 और यहाँ पे 2, ये है 1020 मेगावाट का, तो ये भी इसी रिवर के ऊपर है। और ये दिखाता है कोऑपरेशन को हाइड्रो पावर सेक्टर के अंदर इंडिया और भूटान का, ठीक है, जो कि एग्जांपल है म्यूचुअल बेनिफिशियल कोऑपरेशन का, जो कि प्रोवाइड करता है क्लीन इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया, जनरेटिंग एक्सपोर्ट रिवेन्यू फॉर भूटान। अब बात करते हैं चिलाई कला। चिलाई कला स्टार्ट हुआ है कश्मीर के अंदर, स्टार्ट हो चुका है। चिलाई कला बोलते किसको? देखो, कश्मीर वैली इज़ गोइंग थ्रू द हार्डेस्ट विंटर पीरियड ऑफ 40 डेज, कि भाई 40 दिन तक है ना यहाँ की सर्दियाँ भयंकर हो जाती हैं। और इसी इसी 40 डेज को फेमसली किस नाम से जाना जाता है? चिलाई कला, पर्सियन फॉर मेजर कोल्ड। द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ कश्मीर इज़ बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि -5.7 से लेके -2.5 डिग्री तक हो सकता है। और ये जो ठंडी हवाएं है ना ये चलती रहती है, जिसकी वजह से दाल लेकर ये भी जम जाता है। सिलाई कलाई यूजुअली होती है 21 दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है, 21 दिसंबर के अराउंड, मतलब 1-2 दिन ऊपर नीचे, और 30 जनवरी तक स्टार्ट रहती हैं, उस टाइम तक ये चलती रहती हैं। द कोल्ड वेव विल देन कैरी फॉरवर्ड टू 20 डेज स्ट्रेच
उस स्ट्रेच को क्या बोलते हैं, चिलाई खुर्द, जो कि स्मॉल कोल्ड के नाम से जाना जाता है। फिर जो लास्ट के जो 10 दिन होते हैं, जो जिनको क्या बोला जाता है, चिलाई बच्चा, यानी कि बेबी कोल्ड। और वहाँ पे देखो ये दिख रही है ना कैसे पानी कैसे जम गया है, ठीक है। तो ये वाली हालत हो जाती है वहाँ पे। अब बात करते हैं, नेतन्याहू फिर से इजराइल के पीएम बन चुके हैं। और जो लास्ट टॉपिक है, धानु यात्रा, ठीक है। धानु यात्रा को कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर। ये कब से स्टार्ट है, ये एग्जिस्टेंस में आया था, बारगढ़ जगह है कोई उड़ीसा के अंदर, 1947-48 में ये स्टार्ट हुआ था एज ए पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ कंट्रीज इंडिपेंडेंस, कि भाई भारत को जो आज़ादी मिली थी ना, उसके उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। और उस टाइम से आज तक ये हर साल होता आ रहा है। यात्रा रिलेट टू द एपिसोड ऑफ लॉर्ड कृष्णाज विजिट टू मथुरा। तो ये है ना एक तरह से जैसे कि वो रामलीला दिखाते हैं ना, वैसे सा ही कुछ होता है प्रोग्राम। और इसके अंदर दिखाया जाता है लॉर्ड कृष्णा का जो विजिट है मथुरा के अंदर, टू विटनेस द सेरेमनी ऑफ बो ऑर्गेनाइज्ड बाय कंस एज ए डिस्क्राइब्ड इन भगवत पुराण। जो भगवत पुराण के अंदर जो एपिसोड दिखाया हुआ है लॉर्ड कृष्णा का, उसको यहाँ पे डिक्टेट करते हैं, मतलब उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। द फेस्ट कंटिन्यू फॉर 7 to 10 days, सॉरी 7 to 11 days, 7 से 11 दिन तक ये चलता है, प्रीसीडिंग पूजा पुराण, फॉलिंग इन दिसंबर जनवरी एवरी ईयर। ये ऐसा ही एक और सिमिलर इवेंट है जो उड़ीसा में होता है, वो है जगन्नाथ यात्रा, जिसको चैरियट फेस्टिवल भी बोला जाता है, जो कि उड़ीसा में होता है। तो ये थी आज की क्लास हमारी, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। नया साल है तो भाई अपने नए साल के कुछ रेजोल्यूशन बनाओ और उनको कंप्लीट करो ईयर एंड तक। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू ईयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगी। और कोई भी सुझाव सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।